बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के केस का फ़ैसला, तफसीली फ़ैसला ईद से पहले आ सकता है, और अगर ईद से पहले ना आया तो ईद के फ़ौरन बाद तो ज़रूर आ जाएगा। और तफसीली फ़ैसला आने से पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक ऐसा उनका बड़ा फ़ैसला सामने आया है जो बड़ा हैरानकुन था, और इस पर कल जो है वो रात को लेट नाइट ट्वीट भी किया हसनात मलिक साहब ने, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के जो रिपोर्टर हैं, और उन्होंने इस पर एक स्टोरी भी की। उन्होंने भी कहा कि ये बहुत हैरानकुन फ़ैसला है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, क्योंकि उस तफसीली फ़ैसले में जो बहुत ज़्यादा कानूनी माहिरीन कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उस फ़ैसले में दो शख्सियात के ख़िलाफ़ बहुत कुछ आ सकता है, जिनमें से एक फ़रोग़ नसीम साहब हैं और एक जो है वो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब हैं। फ़रोग़ नसीम साहब के बारे में इसलिए कहा जाता है कि फ़रोग़ नसीम साहब वज़ीर कानून थे, और वज़ारत कानून से ही ये जो रेफरेंस दायर हुआ है इसकी समरी बनकर और वो फिर आगे गई प्राइम मिनिस्टर तक, और प्राइम मिनिस्टर से होती हुई सदर पाकिस्तान के पास गई, और सदर पाकिस्तान ने वो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा। और दूसरा यह है कि बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब जो हैं उनका इसलिए कहा जाता रहा या कहा जाता है कि उनके पास एसेट रिकवरी यूनिट के पास सबसे पहले ये शिकायत गई थी, वही डोगर जो जर्नलिस्ट हैं उनकी, और फिर ARU ने फिर वज़ारत कानून को भेजी। वज़ारत कानून ने कहा कि आप इस पर फ़र्दर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, और फिर ARU ने इसके ऊपर फ़र्दर जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की। अब एक तरफ तो आज जो है वो फ़रोग़ नसीम साहब वो अभी कुछ ही देर में हलफ जो है वो उठा रहे हैं वज़ीर कानून का, और ये तीसरी मरतबा वो वज़ीर कानून का हलफ उठा रहे हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद उस वक्त वो हलफ उठा भी चुके हों। तो पहली मरतबा आपको पता है कि जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत में आए, उन्होंने वज़ारत कानून का हलफ उठाया। फिर जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के मामले को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उस वक्त जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के तौर पर इस केस को टेकअप किया था, तो फ़रोग़ नसीम साहब ने रिज़ाइन किया था वज़ारत कानून से, और उन्होंने आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के केस लड़ने के लिए वो आर्मी चीफ़ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। फिर उन्होंने दोबारा हलफ उठाया, और अब जब उन्होंने दूसरी बार हलफ उठाया तो फिर उन्होंने रिज़ाइन किया था जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का केस लड़ने के लिए, और उसके बाद आज वो तीसरी मरतबा जो है वज़ीर कानून के तौर पर हलफ उठाएँगे। और अब पहले भी ज़ाहिर है उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा थी, कानून साजी और इस तरह के मामलात, लेकिन अब उनके ऊपर और ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होंगी। एक ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका है कि 120 एहतसाब अदालतें बनाई जाएँ, इसके लिए जो भी कानून साजी करनी पड़े, जो भी इक़दाम करने पड़े, ये किया जाए और मंजूरी ली जाए काबीना से। और साथ ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिनका वादा था कि इस्लाहात लाई जाएंगी इदारों में, और जो बहुत सारी जो है वो कानून साजी करना चाहते हैं, तो अब जिस हुकूमत को 2 साल मुकम्मल होने को हैं, टाइम उनके पास कम रह गया है, तो तेज़ से कानून साजी भी करनी होगी। और दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का फ़ैसला सामने आया वो था बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब को मुशीर बनाना। पहले वो मामले खुसूसी थे, अब उनको एडवाइज़र बनाया गया है, यानी मुशीर बनाया गया है। पहले उनका जो ओहदा था वो बराबर था वज़ीर मुमलिकत के बराबर था, और अब उनका जो ओहदा है वो वफाकी वज़ीर के बराबर है। पहले मैं आपको बताऊं कि ये शहजाद अकबर साहब को जो बनाया गया है, मुशीर बनाया गया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले शहजाद अकबर साहब को कोर कमेटी का मेंबर भी बनाया गया, उस पर भी मैं बात करता हूँ कि वो किसके लिए पैगाम था। लेकिन शहजाद अकबर साहब को ये प्राइम मिनिस्टर की जानिब से मुशीर बनाना ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब जो हैं वो कौमी असम्बली में भी जा सकते हैं, सेनेट में भी जा सकते हैं, वहाँ जाके वो तकरीर भी कर सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं, वफाकी काबीना में वो बैठ सकते हैं। और अब यह उनकी अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। ये इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो काफ़ी अरसे से बहुत सारे लोगों के निशाने पर हैं। काजी फ़ाइज़ साहब ने अपना जो रेफरेंस के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दायर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 184(3) के तहत, उसमें सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया गया वो बैरिस्टर शहजाद अकबर को किया गया। बैरिस्टर शहजाद अकबर को और ARU के क़याम को, एसेट रिकवरी यूनिट जो है उसके क़याम को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया, उस पर सवाल उठाए गए। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब की तकर्री पे सवाल उठाए गए, बैरिस्टर शहजाद अकबर के कंडक्ट पे सवाल उठाए गए, ARU के दायरा इख्तियार पर सवाल उठाए गए, बैरिस्टर शहजाद अकबर के इख्तियारात पे सवाल उठाए गए। तो सबसे ज़्यादा जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का जो टारगेट थे वो जो है वो बैरिस्टर शहजाद अकबर थे, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि वही डोगर जो जर्नलिस्ट हैं उनकी जो दरख्वास्त थी वो सबसे पहले एसेट रिकवरी यूनिट के पास आई। एसेट रिकवरी यूनिट ने उसके बाद फिर वज़ारत कानून को भेजी, और वहाँ से फिर दोबारा उन्होंने कहा जी आप इसको फ़र्दर
जो है वो इस पर कार्रवाई करें। तो फिर उन्होंने वही डोगर को बुला के और वही डोगर के साथ मुलाकात भी की थी। फिर हमने ये भी देखा कि जस्टिस काजी फायज़ साहब की जो धमकियों का मामला है, जो आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा साहब का एक वीडियो क्लिप सामने आया, उसके बाद एहलिया जस्टिस काजी फायज़ ने जो FIR के लिए दरख्वास्त दी, उसमें भी बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब का नाम शामिल था। उसके बाद जब ये मामला FIA के पास गया, ज़ाहिर है वही दरख्वास्त गई FIA के पास, तो उसमें भी इनका नाम शामिल था। और जब जस्टिस काजी फायज़ साहब की एहलिया ने जो बयान हल्फी भेजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, तो उसमें भी बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब का बहुत ज़्यादा जिक्र था। यही वजह है कि जहाँ पे वही डोगर जो जर्नलिस्ट हैं उनको FIA ने बुला के उनसे इन्वेस्टिगेट किया, और मैंने उसकी तफसील आपको बताई है कि वहाँ पे वही डोगर ने क्या क्या इंकशाफात किए, क्या क्या बात की। वहीं पे बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब को भी शामिल तफ्तीश किया गया, उनसे भी सवाल पूछा गया, और बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने कैटेगोरिकली अपने आप को डिसएसोसिएट किया और ये कहा कि मेरा कोई तल्लुक़ नहीं है आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा से, ना वो उनको जानते थे, ना उनकी कोई मुलाकात है। तो इस तरह से काजी फायज़ साहब का, उनकी एहलिया का मेन जो निशाना थे, जो टारगेट थे, वो जो 2-3 शख्सियात थी उनमें से सबसे ज़्यादा जो उनका फोकस था वो बैरिस्टर शहजाद अकबर पे था। तो एक तो उनको भी एक तरह से मैसेज चला गया होगा, और दूसरा ये है कि जो 7 जजेस जिनकी जानिब से तफसीली फ़ैसला आना है, तो ये कहा जा रहा है कि एक तरह का अगर ये तासुर है कि उनके ख़िलाफ़ कोई चीज़ आने वाली है, तो उससे पहले ये पैगाम दे दिया गया है उनको एक तरह से पहले से बेहतर पोजीशन पर लाकर कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बैरिस्टर शहजाद अकबर के साथ खड़े हैं। और तीसरी इसमें यह भी है कि अगर बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब जो हैं, जो कि जिसके इम्कानात तो हैं कम या ज़्यादा, कि ये भी हो सकता है कि जो तफसीली फ़ैसला है उसमें बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब के हवाले से डायरेक्शन भी कोई ना कोई आ सकती है। उनको एसिड रिकवरी यूनिट के ओवरऑल जो उसका क़याम है उसके हवाले से भी कोई डायरेक्शन आ सकती है, कोई फ़ैसला आ सकता है, उसके क़याम को गैर कानूनी करार दिया जा सकता है, या ये भी कहा जा सकता है कि ठीक है आपने एक इदारा जो है वो बना दिया है, अब इसके लिए पार्लियामेंट से आप जो है वो पार्लियामेंट से इसकी तौसीक करवाएं, या पार्लियामेंट की कानून साजी के ज़रिए ये, क्योंकि पहले काबीने की मंजूरी से ये इदारा बनाया गया है, तो ये फोरम बनाया गया है, ये एजेंसी जो है वो बनाई गई है, तो कहा जा सकता है कि आप पार्लियामेंट की कानून साजी के ज़रिए ARU को आप एक तरह के कहें कि दोबारा इसको बनाएं, या इसको जो बना दिया गया है उसकी मंजूरी जो है वो पार्लियामेंट से लें, ये भी कहा जा सकता है। तीसरा ये भी हो सकता है कि कहा जाए कि आपने ये इदारा बनाया है, लेकिन ये इस इदारे का दायरा इख्तियार उतना नहीं हो सकता जितना आप कह रहे हैं, और इस इदारे का दायरा इख्तियार ये हो सकता है। या इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कहा जाए कि क्योंकि आपने एक इम्पॉर्टेंट इदारा बनाया है, ठीक है आपने कहा कि बाहर से लूटी दौलत लानी है, बहुत कुछ करना है, लेकिन इसका जो आपने सरबराह लगाया है उसको जो है वो उसका तरीक़ाकार ये नहीं होना चाहिए और ये तरीक़ाकार होना चाहिए। तो अभी तक इम्कानात मौजूद हैं कि एसिड रिकवरी यूनिट के हवाले से या शहजाद अकबर साहब के हवाले से कोई ना कोई डायरेक्शन या कोई ना कोई फाइंडिंग्स या कोई ना कोई चीज़ जो है वो तफसीली फ़ैसले में आ जाए। तो लेकिन देखते हैं इस हवाले से क्या होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब जो इस शरीफ ख़ानदान की करप्शन पे बहुत दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, बहुत रेलिवेंट और बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे सवाल वो शहबाज शरीफ साहब से पूछ चुके हैं। ये तमाम बातें अपनी जगह पे, लेकिन शहजाद अकबर साहब के इदारे को अब अपनी कारकर्दगी दिखानी होगी, गो कि सबसे मुश्किल टास्क है कि बाहर से लूटा हुआ पैसा वापस लाना है, लेकिन इनको अपनी कारकर्दगी दिखानी होगी, कौम को बताना होगा कि कितना लूटा हुआ पैसा जो है वो पाकिस्तान वापस आया है, जो इस इदारे के क़याम का असल मकसद था। दूसरा जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए मुल्ज़मान, चाहे वो शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, यहाँ तक कि नवाज शरीफ साहब, अब वो भी एक केस में उनको अब इश्तिहारी करार दिया जा रहा है, जो तोशाखाना केस है। इससे पहले वो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर देकर और गए हुए हैं बाहर, उनकी ज़मानत का जो ड्यूरेशन है वो ख़त्म हो चुका है। उसके अलावा इसाक डार बाहर बैठे हैं, हसन नवाज़ बाहर बैठे हैं, हुसैन नवाज़ बाहर बैठे हैं, और कई लोग बाहर बैठे हैं। उनको भी लाने के हवाले से कोई खातिर खा कामयाबी जो है वो नहीं हो सकी पाकिस्तान को, और बताया भी गया था कि कोई मुआहदा हो रहा है, खुशखबरी भी सुनाई थी शहजाद अकबर साहब ने, लेकिन अभी तक ना तो कोई बड़ी कामयाबी इस हवाले से मिली कि बाहर से कोई बड़ी रकम जो है वो पाकिस्तान वापस आई हो। एक वो जो रकम आई मलिक रियाज वाली, उसके ऊपर भी बहुत सवालात हैं कि वो रकम कैसे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चली गई, हालांकि वो उसका सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से उसका कोई तल्लुक़ नहीं था, वो एक अलग मामला था। और ये जो है बाकी भी चीज़ें, तो बहरहाल शहजाद अकबर साहब की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। शहजाद अकबर साहब को जो कोर कमेटी का मेंबर बनाया गया था, वो उसमें शायद पैगाम जहांगीर तरीन साहब को दिया गया, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब ने भी बहुत ज़्यादा
एक तरह से जो शुगर कमीशन था उसके ऊपर सवाल उठाए थे और उसके मामलात भी ज़्यादातर शहजाद अकबर साहब देख रहे थे। तो अब देखते हैं कि ये आगे मामलात किस तरफ जाते हैं, लेकिन ये बड़ा एक फ़ैसला है, हैरानकुन फ़ैसला है। और जैसे मैंने आपको कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कुछ लोगों ने मशवरा दिया था कि जब तक तफसीली फ़ैसला नहीं आ जाता तो आप ना तो फ़रोग़ नसीम साहब को वज़ारत कानून दें दोबारा, और ना ही शहजाद अकबर साहब का तो खैर शायद किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इमरान खान साहब उनको जो है वो मुआविन ख़ुसूसी से मुशीर बना देंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस तरह के जो फ़ैसले हैं वो ख़ुद करते हैं और उनके करीबी लोगों को भी इस तरह के फ़ैसलों का नहीं पता होता। जो वो अपनी पार्टी के लिए, जो वो अपनी हुकूमत के लिए बेहतर समझते हैं, वो फ़ैसला वो कर गुजरते हैं। अब आने वाले दिन बताएंगे कि तफसीली फ़ैसले में इन शख्सियात के ख़िलाफ़ क्या कुछ आता है या उस फ़ैसले में इन शख्सियात के हवाले से खामोशी इख्तियार की जाएगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।